हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के सिविक्स का पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है द यूनियन पार्लियामेंट। द यूनियन पार्लियामेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, क्योंकि इसमें से लगभग 10 नंबर का पोर्शन तो हर पेपर में आता ही आता है। तो आप सभी लोगों को बड़े ही ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना है। और एक बात, ये चैप्टर बड़ा है इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा। ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम बिगनिंग का हिस्सा पढ़ेंगे, और उसके बाद में जो है किस तरह से पार्लियामेंट की पूरी प्रोसीडिंग होती है उसको हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय बर्बाद किए चलते हैं हम अपनी पहली स्लाइड पर। सबसे पहली स्लाइड हमें क्या बता रही है? सबसे पहली स्लाइड बात कर रही है फेडरल सेटअप पर। सबसे पहले आपको समझना है कि फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरल क्या होता है। तो जब भी पावर शेयरिंग होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के उसको दूसरी गवर्नमेंट में दी जाती है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और कोई कॉरेस्पॉन्डिंग गवर्नमेंट हो उसको दी जाती है, तो इसको बोलते हैं शेयरिंग ऑफ पावर यानी फेडरलिज्म। तो देखिए यहाँ पे मीनिंग में लिखा हुआ है मैंने एक्सप्लेनेशन में, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड between a central authority to the various constituent unit of that particular country। इसी का जस्ट ऑपोजिट होता है, उसे बोलते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया, जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। इसका मतलब होता है जहां पर कोई पावर शेयरिंग नहीं होगी। इट मींस देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, विद द सब यूनिट्स बीइंग सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि कोई पावर शेयरिंग नहीं है, जबकि बल्कि जो सब यूनिट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट के तौर पर काम करेंगी। तो ये हो गया आपके फेडरलिज्म का मीनिंग और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मीनिंग। अब देखते हैं अगली स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं फेडरल सेटअप्स के जो इंडिया के अंदर हैं। इसमें से बहुत ही मुश्किल से कुछ पूछा जा सकता है तो पूछा जा सकता है, अदरवाइज ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं इसमें ले रखे हैं, आप इसे सेल्फ रीड आउट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स नॉन फेडरल और यूनिटरी फीचर्स के। ठीक है, ये पॉइंट्स भी इसमें मैंने सामने रखे हुए हैं, चलिए जरा सा एक्सप्लेन भी कर देते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। इसमें से भी पूछा नहीं जाता है लेकिन थोड़ा समझा देते हैं, कोई बात नहीं। अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, अ स्ट्रॉन्ग सेंटर का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सेंटर के पास सारी की सारी पावर्स होती है, इसलिए सेंटर स्ट्रॉन्ग है। यूनिटरी फीचर का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर यूनियन और स्टेट्स, यानी कि यूनियन स्टेट्स के लिए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होगा, सबको उसी के अकॉर्डिंग काम करना होगा। फिर इसके बाद बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा यहाँ पर जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ से हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर फेडरलिज्म तो यहाँ पर अपनाया गया हुआ है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जैसे कि अगर हमें किसी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करने हैं या फिर कोई स्टेट रिलेटेड लॉ बनाना है तो वहाँ पे 2/3 मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी, यानी कि सिंपल मेजोरिटी से काम नहीं चलेगा। तो ये वाला फीचर भी यूनिटरी फीचर में आता है। फिर पॉइंट नंबर 4 में हम देखेंगे सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि पूरे देश में एक नागरिकता है। यहाँ पर सिटीजनशिप को लेकर के स्टेट के साथ कोई पावर शेयरिंग नहीं की गई है। और पॉइंट नंबर 5 क्या बता रहा है? पॉइंट नंबर 5 कह रहा है कि रिप्रेजेंटेशन जो है स्टेट्स की राज्यसभा के अंदर वो भी अनइक्वल है, ठीक है, बराबर नहीं है, सभी स्टेट्स को बराबर की रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई है। और इसी तरह से हमारे यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज भी रखी गई है जिस पर हर तरह के लॉ बनाने की जिम्मेदारी और पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए नॉन फेडरल फीचर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम आते हैं अपने चैप्टर के मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पर, और वो क्या है? वो है हमारी यूनियन पार्लियामेंट और उसके पूरे वर्किंग स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यूनियन पार्लियामेंट। यूनियन पार्लियामेंट क्या होती है? तो देखिए जो हमारी यूनियन पार्लियामेंट है यानी कि ऐसी पार्लियामेंट जो पूरे देश के लिए बनी हुई है, राइट। और ये यूनियन पार्लियामेंट सेटअप है कहाँ पर? दिल्ली में। और हमारी यूनियन पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हैं। कितने हाउसेस हैं? 2 हाउसेस हैं। और 2 हाउसेस होने की वजह से इसको बाइकैमरल लेजिस्लेचर बोलते हैं। याद रहेगा आपको, बाइकैमरल लेजिस्लेचर। इसमें एक अपर हाउस है जिसे हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। जो अपर हाउस है उसे हाउस ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, ठीक है। और जो हाउस ऑफ पीपल है वो लोअर हाउस है, इसको लोकसभा बोलते हैं, और अपर हाउस को राज्यसभा बोलते हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं ताकि किसी तरह की कंफ्यूजन ना रह जाए। जो लोअर हाउस है उसे लोकसभा बोलते हैं और इंग्लिश में उसे हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं। और जो अपर हाउस है उसे राज्यसभा बोलते हैं और इंग्लिश में उसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। आप इमेज के साथ नीचे से देख सकते हैं, ये है लोकसभा की एक इमेज
और ये है राज्यसभा की इमेज, जो हमारी पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउस यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग, शुरुआत करते हैं लोकसभा से। एक इमेज मैंने आप लोगों के लिए सामने रखी हुई है ताकि आपको पहचानने में, समझने में आसानी रहेगी। लोकसभा की ये इमेज है। देखिए, लोकसभा इज द हाउस ऑफ पीपल। ठीक, लोकसभा जैसे कि शब्द लोक है, लोक का मतलब ही जनता होता है, यानी कि हाउस ऑफ पीपल। द मेंबर ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, जब हम यहाँ पे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और अपने प्रतिनिधि को वोट देते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट देते हैं, उस इलेक्शन को बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, और लोकसभा के मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड। इनके टर्म्स की बात करें, टर्म मीन्स होता है कि एक मेंबर या पूरी की पूरी लोकसभा कितने समय तक लोकसभा के अंदर मेंबरशिप धारण कर सकते हैं। तो द टर्म ऑफ लोकसभा इज जनरली 5 ईयर्स। लेकिन बीच में भी पार्लियामेंट अगर डिसॉल्व हो जाती है, पार्लियामेंट मीन्स ओनली लोकसभा, लोकसभा अगर डिसॉल्व हो जाती है तो 5 साल से पहले ही इनका टर्म ओवर हो जाता है। तो नॉर्मल आप क्या लिखेंगे? द नॉर्मल टर्म ऑफ लोकसभा इज 5 ईयर। However, it can be dissolved before the expiry of its normal term by the President on advice of Prime Minister. It means on the advice of Prime Minister, President can dissolve the Lok Sabha. And when President declare that Lok Sabha is dissolved, it means all the members of the Lok Sabha now no more as the member of Lok Sabha. Okay. फिर इसके बाद जो है इनकी मेंबरशिप पे या फिर जो है और कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लिखते हैं इसमें प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि लोकसभा तो डिसॉल्व या लोकसभा एक्सपायर होने वाली है, लेकिन ऐसे ही समय पर इमरजेंसी लग गई है देश में। तो जब भी देश में इमरजेंसी लग जाती है तो ऐसे समय पे लोकसभा का टर्म पीरियड एक बार में 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है। याद रखिएगा, इसका आंसर जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि इमरजेंसी के दौरान लोकसभा का टर्म पीरियड एक बार में कितने समय के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। देखिए, आंसर जरूर दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता चला जाऊंगा, क्योंकि अगर आप आंसर देने की आदत डालेंगे इट मीन्स आप ध्यान से सुन रहे हो और आपको याद भी हो रहा है। ठीक है, तो 1 साल के लिए एक बार में लोकसभा का टर्म एक्सटेंड किया जा सकता है और वो जरूरत के आधार पर और भी आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। फिर इसके बाद बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट फीचर्स की। द न्यू लोकसभा मस्ट बी इलेक्टेड विद इन 6 मंथ आफ्टर द नेशनल इमरजेंसी इज लिफ्टेड। अब नेशनल इमरजेंसी लगी थी, हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि 1 साल के लिए लोकसभा का टर्म पीरियड बढ़ा दिया, लेकिन जैसे ही लोकसभा की इमरजेंसी लोकसभा से हटती है, यानी कि देश से इमरजेंसी हटती है, तो 6 महीने के अंदर अंदर नया इलेक्शन करवाना होगा, ये सिस्टम कहता है। ठीक है, ओके, आगे कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स। अब हम बात करेंगे कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या है लोकसभा की, यानी कि मेंबरशिप की किस किस कैटेगरी में मेंबर्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। ठीक है, तो देखिए, अभी 2 कैटेगरी में हमारे पास मेंबर होते हैं। एक कैटेगरी होती है ये मेंबर्स जो स्टेट से इलेक्टेड होते हैं, और ये मेंबर्स जो यूनियन टेरिटरी से इलेक्टेड होते हैं। अभी हमारे पास यही 2 कैटेगरी है। 2019 से पहले यहाँ पर एक कैटेगरी और होती थी, वो होती थी नॉमिनेटेड मेंबर्स, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन किया जा सकता था, लेकिन अब नहीं है। तो 530 मेंबर्स लोकसभा के अंदर वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और 20 मेंबर्स जो हैं वो यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल मेंबर्स कितने हुए लोकसभा के अंदर? तो मैक्सिमम मेंबरशिप 550 है लोकसभा में। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया कि कौन कौन लोग लोकसभा के मेंबर्स बन सकते हैं, उनमें उनके पास क्वालिफिकेशन के नाम पे क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए, पहली क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? जो भी व्यक्ति मेंबर ऑफ लोकसभा बनना चाहता है उसको इंडियन सिटीजनशिप उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ ही और शी शुड बी एन इंडियन सिटीजन। दूसरा पॉइंट, ही और शी शुड बी एटलीस्ट 25 ईयर्स ऑफ एज, यानी उसकी अपनी उम्र 25 ईयर्स ऑफ एज से ज़्यादा ही होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 है ही और शी शुड हैव हिज नेम इन द इलेक्टोरल रोल। इट मीन्स इलेक्टोरल रोल के अंदर उसका नाम होना चाहिए, किसी भी पार्ट से हो, पूरे देश में कहीं का भी हो, कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकता है वो, ये भी क्वालिफिकेशन में आता है। पॉइंट नंबर 4 है ही और शी शुड नॉट बी एन इंसॉल्वेंट, दैट इज ही शुड नॉट बी इन डेप्थ एंड शुड हैव द एबिलिटी टू मीट हिज फाइनेंशियल कमिटमेंट्स। यानी कि वो किसी तरह से जो है किसी बैंक द्वारा, किसी और संस्था के द्वारा उधार में डूबा हुआ व्यक्ति ना हो, या फिर जो है अपने किसी तरह का लोन लिया हो उसको चुका ना पाया हो, इस तरह का व्यक्ति वो नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी भी तरह से इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड है तो ऐसा व्यक्ति भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। फिर पॉइंट नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
ही और शी शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब समझिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कैटेगरी में हम उस कंडीशन को लेकर के आते हैं जब एक व्यक्ति के पास में एक और गवर्नमेंट सेक्टर में उसके पास किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई नौकरी है, सरकारी नौकरी है या किसी और तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो एट अ टाइम जो है वो एक और इसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके एक और गवर्नमेंट बेनिफिट लेना चाहता है, इसको बोलते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। यानी कि वो व्यक्ति ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 पर। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है? ही और शी शुड नॉट बी प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल। सीधी सी बात है, अगर वो क्रिमिनल है, किसी तरह से जो है सजा पाया हुआ व्यक्ति है, तो डेफिनेटली वो हमारे देश के सिस्टम में सेट नहीं होता है, तो उसे तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का कोई राइट ही नहीं है। और फिर बात करेंगे अनसाउंड माइंड। अगर कोई व्यक्ति जो है मेंटली फिट नहीं है, वो इसी तरह का जैसे अगले पगले टाइप के होते हैं, अगर उस टाइप का है, उसका मानसिक संतुलन सही नहीं है, अच्छे शब्दों में अगर हम समझे उसका मानसिक संतुलन अगर सही नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाता है, उसे डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस स्लाइड में हमने क्या क्या पढ़ा? कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, टोटल मेंबरशिप 550 की, आउट ऑफ 550 530 मेंबर्स शेल रिप्रेजेंट द स्टेट, मींस वो स्टेट से रिप्रेजेंटेशन लेकर आते हैं, एंड 20 मेंबर्स दे रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटरी। एंड ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने क्वालिफिकेशन में पढ़े। अब अगली स्लाइड में क्या पढ़ेंगे? अगली स्लाइड में हम पढ़ेंगे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। तो डिस्क्वालिफिकेशंस के कुछ पॉइंट्स हैं जो जस्ट क्वालिफिकेशन के ऑपोजिट हो जाते हैं। जैसे पहला पॉइंट देखिए, इफ एनी पर्सन होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो वो डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर हो जाएगा, उसको इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। फिर लिख रहे हैं इफ ही और शी इज ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर कोई अनसाउंड माइंड है वो भी इलेक्शन नहीं लड़ेगा, डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। अगर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तो उसको भी इलेक्शन लड़ने की परमिशन नहीं दी जाएगी। इफ अ पर्सन इज नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको भी इलेक्शन लड़ने की परमिशन नहीं दी जाएगी। और अगर वो पार्लियामेंट के किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो फिट नहीं हो रहा है, वो डिस्क्वालीफाइड हो रहा है अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा इलेक्शन में, यानी कि ही और शी इज डिस्क्वालीफाइड फॉर द इलेक्शन टू बिकम द मेंबर ऑफ द लोकसभा। उम्मीद करते हैं क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ने के बाद में कंसेप्ट तो बिल्कुल एकदम दूध जैसा सफेद हो गया होगा और आपको याद हो गया होगा। चलिए तो आगे बात करते हैं वेकेशन ऑफ सीट्स। वेकेशन ऑफ सीट्स का मतलब क्या हुआ, पहले तो ये समझ लीजिए। इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना है कि वो कौन कौन सी स्थितियां बन सकती हैं जब जब किसी भी मेंबर को अपनी मेंबरशिप छोड़नी पड़ सकती है। तो वो कौन कौन सी कंडीशन बन सकती है? देखिए पहली कंडीशन में लिख रहे हैं, इफ अ मेंबर रिजाइन हिज और हर सीट बाय राइटिंग अ रेजिग्नेशन लेटर टू द स्पीकर, क्योंकि स्पीकर ही वो व्यक्ति होता है जो मेंबर्स के रेजिग्नेशंस को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, एक तो हो गया रेजिग्नेशन उसने खुद दे दिया, किसी भी कारणवश हो सकता है। नंबर 2 पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कई सारे मेंबर्स जो हैं लगातार एक लंबे समय तक प्रोसीडिंग में जाते ही नहीं है पार्लियामेंट की, तो अगर वो लगातार 60 डेज तक एब्सेंट रहते हैं तो इस कंडीशन में जो है स्पीकर उनको निकाल सकता है। ठीक है, अच्छा फिर पॉइंट नंबर 3 देखिए, थर्ड क्या है? इफ ए मेंबर बिकम्स सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन, जैसे बाद में पता लगता है, जो भी हमने ये सारे पॉइंट्स पढ़े थे ना डिस्क्वालिफिकेशन वाले 1 2 3 4 5, तो इनमें से अगर किसी भी पॉइंट के तहत वो डिस्क्वालीफाइड अगर पाया जाता है तो उसे जो है निकाल दिया जाएगा, या फिर जो है पार्लियामेंट के किसी भी एक्ट के अकॉर्डिंग वो डिस्क्वालीफाइड पाया जाता है तो उसे निकाल दिया जाएगा, यानी सीट उसकी वैकेट हो जाएगी, खाली हो जाएगी। पॉइंट नंबर 4 क्या हो सकता है? देखिए इफ अ पर्सन इज ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जो अभी बात की थी ना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में, अगर वो स्टेट लेजिस्लेचर में ऑलरेडी मेंबर है और वो पार्लियामेंट का इलेक्शन जीत करके पार्लियामेंट का भी मेंबर बन गया, तो फिर क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में जो है उसे किसी एक जगह की सीट छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, अगर वो पार्लियामेंट की छोड़ता है तो पार्लियामेंट की सीट खाली हो गई, और अगर वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में छोड़ता है यानी विधानसभा में छोड़ता है तो वहां की सीट खाली हो जाएगी। पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 5 है, इफ अ पर्सन इज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, डिफेक्शन के तहत अगर कोई व्यक्ति इसमें आता है, पाया जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, तो उसे जो है भी पार्लियामेंट की मेंबरशिप से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है? इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी व्यक्ति ने किसी पार्टी से परमिशन लेके, टिकट लेके, पार्टी की हेल्प लेकर के इलेक्शन जीतता है, और इलेक्शन जीतने के बाद में वो उस पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में चला जाता है, इसे बोलते हैं
डिफेक्शन, इसके लिए कानून बना हुआ है एंटी डिफेक्शन, इसके तहत भी उसे सीट छोड़नी पड़ेगी। और फिर उसके बाद वहां पे बाई इलेक्शन होगा और बाई इलेक्शन ये डिसाइड करेगा कि वो व्यक्ति दोबारा वहां का मेंबर बनता है या फिर वो पार्टी जिसको किसी और को मौका देती है वो जीतता है। तो उम्मीद करते हैं आपको एंटी डिफेक्शन लॉ भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया वेकेशन ऑफ सीट्स की कंडीशन, किन किन कंडीशंस में सीट खाली हो सकती है, क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, तो ध्यान से पढ़िएगा। चलिए अगली हमारी स्लाइड किस बारे में बात करती है, वो बात कर रही है लोकसभा के स्पीकर के बारे में। यानी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं अब, स्पीकर ऑफ लोकसभा, सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। सारे के सारे डिसीजन कामकाज कहाँ से होंगे, यहीं से होंगे। तो देखिए, द स्पीकर इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा हु कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द हाउस। हाउस के सारे कामकाज की शुरुआत कहाँ से होगी, वो स्पीकर से होगी। तो इन द टेबल ऑफ प्रेसिडेंस ही और शी रैंक्स हायर देन ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स अदर देन द प्राइम मिनिस्टर। अगर हम बात करें कि इस पूरे कामकाज के दौरान जो स्पीकर होती है उसकी पोजीशन सभी कैबिनेट मंत्री से ऊपर होती है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को छोड़ दें तो ये उसकी पोजीशन हो गई। ठीक, with respect to the discharge of his or her power and function, the speaker is not answerable to anyone except the house। ठीक है, हाउस के अलावा स्पीकर के ऊपर और कहीं कोई चार्जेस नहीं लगाए जा सकते। नो कोर्ट ऑफ लॉ कैन गो इनटू द मेरिट्स ऑफ द रूलिंग गिवन बाय हिम और हर। यानी कि जो है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ का भी या उसकी भी ज्यूरिसडिक्शन में स्पीकर के कामकाज या पार्लियामेंट के कामकाज नहीं शामिल होते हैं। तो ये स्पीकर को या स्पीकर की पावर, स्पीकर की पोजीशन की बात हो गई। अभी पावर्स तो हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। ठीक है, ये पोजीशन हो गई स्पीकर की। फिर स्पीकर के साथ साथ एक डेप्यूटी स्पीकर भी होता है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिस ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर हु परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द स्पीकर वेन एवर द लेटर इज एबसेंट। ठीक, कोई भी कंडीशन हो सकती है, स्पीकर की तबीयत खराब है, स्पीकर इस समय प्रेजेंट नहीं है, स्पीकर ने रिजाइन दे दिया हो, नया स्पीकर अभी तक बना नहीं हो, तो ऐसे समय पर जो डेप्यूटी स्पीकर होता है वो स्पीकर का पूरा कामकाज संभालता है। ठीक है, तो स्पीकर और उसके बाद जो दूसरा ऑफिसर होता है दैट इज डेप्यूटी स्पीकर। राइट, अब हम पढ़ेंगे इलेक्शन। तो इलेक्शन कैसे होता है स्पीकर का। ठीक, तो देखिए, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड फ्रॉम अमंग इट्स ओन मेंबर। ये वाली लाइन आपको याद रखनी है। तो स्पीकर जो होता है वो लोकसभा के ही सभी मेंबर्स में से कोई ना कोई एक मेंबर ही होगा जो स्पीकर बनेगा। ठीक, और वो उसी समय स्पीकर बन जाता है जब हाउस की फर्स्ट टाइम मीटिंग होती है, क्योंकि सबसे पहला काम यही करना पड़ता है जब कभी भी नए हाउस की फॉर्मेशन होती है। नए हाउस से हमारा मतलब होता है नई इलेक्शन के बाद में, जनरल इलेक्शन हो या मिड टर्म इलेक्शन हो, उसके बाद जब नई सरकार बनती है तो पहला काम यही होता है स्पीकर का इलेक्शन। सो व्हेन द हाउस इज डिसॉल्व द स्पीकर डज नॉट वैकेट हिज और हर ऑफिस। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट स्पीकर को लेकर के कि जब कभी भी पूरा हाउस डिसॉल्व हो जाता है लेकिन स्पीकर की पोजीशन बनी रहती है। कब तक? तब तक बनी रहेगी जब तक कि नया स्पीकर वहां पे ना आ जाए। राइट, तो देखिए, ही और शी रिमेन्स इन ऑफिस टिल ए न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द न्यू लोकसभा इन इट्स फर्स्ट मीटिंग। राइट, बात समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट है द स्पीकर इज इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर। एक स्पीकर जो है 5 साल के लिए इलेक्टेड होता है स्पीकर के पद पर। देन ही और शी कैन सीक री इलेक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, एक स्पीकर कितने भी बार जो है स्पीकर के लिए इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, बने या ना बने। बनता है तो भी कर सकता है, नहीं बनता है तो भी कर सकता है। राइट, तो चलिए यहाँ पे जो है पीछे के पढ़ाए हुए में से एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपको बताना है कि मैक्सिमम मेंबरशिप कितनी होती है लोकसभा में। कंपोजिशन में पढ़ाया था मैंने आपको, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दें। इसके बाद देखिए, इफ ही और शी इज इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ द लोकसभा, तो वो कितने भी बार स्पीकर की पोजीशन के लिए आ सकता है। द स्पीकर में रिजाइन फ्रॉम हिज और हर पोस्ट ऑन द इशू ऑफ, उसकी हेल्थ हो सकती है, ऑन द ग्राउंड्स बाय सबमिटिंग ए लेटर रेजिग्नेशन। ठीक है, अच्छा, स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? डिप्टी स्पीकर को देगा। इसी तरह डेप्यूटी स्पीकर किसको देगा? स्पीकर को देगा। राइट, द स्पीकर कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड बाय द लोकसभा। अब ये बात आती है, देखिए इंपॉर्टेंट बात। ऐसा थोड़ी ना स्पीकर कुछ भी कर सकता है। अगर स्पीकर से कोई गलती होगी, स्पीकर के ऊपर किसी तरह का चार्ज लगेगा, तो स्पीकर लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, पहले भी आपको बताया था मैंने। और ऐसी स्थिति में जो स्पीकर को निकाल के बाहर फेंका जा सकता है। ठीक है, स्पीकर को
लोकसभा से बाहर कर दिया जाएगा, राइट। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स स्पीकर के इलेक्शन से संबंधित है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रोल एंड फंक्शन ऑफ द स्पीकर। स्पीकर क्या क्या रोल प्ले करता है। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा द बिजनेस ऑफ द हाउस, यानी कि स्पीकर के हाउस के, यानी हाउस से रिलेटेड वो क्या क्या काम कर सकता है। तो बड़ी सिंपल सिंपल से पॉइंट्स में मैंने कंटेंट यूज किया हुआ। देखिए, द स्पीकर प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द हाउस। सबसे इंपॉर्टेंट काम तो इसका ये होता है कि जब भी मीटिंग होगी हाउस के अंदर तो स्पीकर जो है मीटिंग को प्रिसाइड करेगा, यानी कि उसको सुपरवाइज करेगा। नंबर 2 पॉइंट देखिए, ऑल स्पीचेस एंड रिमार्क्स आर एड्रेस टू द स्पीकर, यानी कि जब भी कोई मेंबर लोकसभा के अंदर अपनी स्पीच देता है तो वो एड्रेस करता है स्पीकर को, वो सारी की सारी स्पीचेस स्पीकर के लिए होती है। नंबर 3, ही और शी अलॉट्स टाइम फॉर डिस्कशन। जैसे समय होता है ना, कौन कब बोलेगा, कितनी देर बोलेगा, तो इसका समय अलॉट कौन करता है, स्पीकर करता है। देन पॉइंट नंबर 4, द स्पीकर इंटरप्रेट द रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स ऑफ द हाउस। इट मीन्स कि हाउस के प्रोसीडिंग के जितने रूल्स रेगुलेशंस होंगे वो सब स्पीकर ही डिसाइड करेगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं हिज और हर डिसीजन, 5th पॉइंट में, इन ऑल पार्लियामेंट्री मैटर्स इज फाइनल। फाइनल डिसीजन स्पीकर के द्वारा बताया जाएगा, जैसे वेदर द बिल इज पास और बिल इज कैंसल्ड, नॉट पास, ये सारे के सारे फैसले, बिल मनी बिल है या ऑर्डिनरी बिल है, ये भी स्पीकर डिसाइड करता है। तो ये सब स्पीकर के पावर्स है और ये डिसीजन स्पीकर का फाइनल होता है। पॉइंट नंबर 6 है, ऑल बिल्स पास्ड बाय द हाउस आर साइंड बाय हिम और हर बिफोर दे आर सेंट टू राज्यसभा फॉर इट्स रिकंसिडरेशन और टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट। चाहे वो बिल वहां से राज्यसभा के लिए जाए या फिर प्रेसिडेंट के पास जाए फाइनल असेंट के लिए, उस बिल का फाइनल सिग्नेचर उस पर कौन करेगा यहाँ से निकलने पर। वैसे तो ओवरऑल फाइनल सिग्नेचर प्रेसिडेंट की मानी जाती है, लेकिन लोकसभा को से जब पार होगा, जब पास होगा किसी और हाउस के लिए या प्रेसिडेंट के लिए, तो फाइनल सिग्नेचर स्पीकर की होगी। फाइनल सिग्नेचर से हमारा मतलब ये होता है कि फाइनल अथॉरिटी स्पीकर की है। अब पॉइंट नंबर 7 की बात करें। पॉइंट नंबर 7 है द स्पीकर डिसाइड्स द एडमिसिबिलिटी ऑफ ऑल क्वेश्चंस। तो देखिए यहाँ पे जो है कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। स्टेट क्वेश्चंस होता है, अनस्टेट क्वेश्चन होता है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है। इन सभी क्वेश्चंस की एडमिसिबिलिटी भी डिसाइड कौन करेगा, स्पीकर डिसाइड करेगा। कोई रेजोल्यूशन लेकर आए, स्पीकर डिसाइड करेगा कि उसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 8 पर आते हैं, ही और शी डिसाइड द एडमिसिबिलिटी ऑफ मोशंस। अभी हम कई तरह के मोशंस पढ़ेंगे। मोशन ऑफ एडजर्नमेंट होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, ठीक है। तो कई तरह के मोशंस हैं, वो हम आगे सिलेबस में पढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मोशंस को लेकर के। चलिए, तो आगे पॉइंट नंबर 9 है स्पीकर की पावर्स को लेकर के। तो ही शी पुट द इश्यूज टू वोट एंड अनाउंसेस द रिजल्ट। और लास्ट जो पॉइंट मैंने लिया हुआ है वो है द स्पीकर डिसाइड्स वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट ए मनी बिल, जिसको हम ऑर्डिनरी बिल बोलते हैं, जो मैंने अभी अभी आपको पीछे बताया था, ठीक है। चलिए, तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं। आप लोग मुझे बताएंगे कि जो स्पीकर होता है लोकसभा का, क्या वो मेंबर ऑफ लोकसभा होता है या नहीं होता है। इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। अब दूसरी कैटेगरी स्पीकर की पावर्स की, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। तो स्पीकर की अगर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन की बात करें तो स्पीकर के पास क्या क्या पावर होती है। देखिए, इसमें अलग अलग नहीं पूछा जाता है, इसमें अलग अलग लिखा हुआ है। आप चाहें तो सारे के सारे पॉइंट्स को एक साथ कंपाइल करके अपना एक आंसर प्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्पीकर के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में क्या क्या पावर्स हैं, वो है स्पीकर रिसीव्स ऑल द पेटिशंस एंड डॉक्यूमेंट्स इन द हाउस। दूसरा है ही और शी कम्युनिकेट द डिसीजन ऑफ द हाउस टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, ठीक है। यानी कि कंसर्न्ड अथॉरिटीज मतलब दूसरे हाउस से है, कोई और डिपार्टमेंट है, प्रेसिडेंट है, इससे जो है कम्युनिकेट करने की अथॉरिटी किसके पास है, स्पीकर के पास है। और नंबर 3 पॉइंट है ही और शी रेगुलेट्स द एडमिशन ऑफ विजिटर्स एंड प्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू द गैलरीज ऑफ द हाउस, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति अंदर आ रहा है, कोई भी जो है प्रेस से रिलेटेड है, तो स्पीकर की ही परमिशन से ही आ सकते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस की कैटेगरी में हो गया। फिर इंपॉर्टेंट पार्ट दूसरा है, वो है डिसिप्लिनरी फंक्शन। तो स्पीकर के पास कुछ डिसिप्लिनरी फंक्शंस भी हैं, जैसे यानी कि हाउस के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करना, ये स्पीकर के काम आ जाते हैं। तो उसमें क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट है द स्पीकर मेंटेन्स ऑर्डर इन द हाउस, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर, सारी जो है व्यवस्थाओं को जो है चुस्त दुरुस्त कौन रखेगा, स्पीकर रखेगा। तो देखिए पॉइंट नंबर 2 है व्हेन मेंबर्स बिकम अनरूली,
he or she may order them to withdraw, right? नंबर 3, ही मे सस्पेंड अ मेंबर, जरूरत पड़ने पर जो है सस्पेंड भी कर सकता है। जैसे सेकंड पॉइंट में हमने पढ़ा था, अगर वो अनड्यूली है तो वो उसे जो है उसकी उन शब्दों को उस पर माफी मांगने के लिए कह सकता है, और अगर फिर भी काम नहीं चलता है तो स्पीकर जो है सस्पेंड भी कर सकता है इफ ही और शी डिसरिगार्ड द अथॉरिटी ऑफ द चेयर। अथॉरिटी ऑफ द चेयर मीन्स पोजिशन ऑफ स्पीकर। पॉइंट नंबर 4 है डिसिप्लिनरी फंक्शंस में, इन केस ऑफ ग्रेव डिसऑर्डर ही और शी कैन एडजर्न द हाउस। कोई अगर बड़ी जैसे नहीं होता है कि कभी डिस्कशन नहीं हो पा रहा है बहुत, या कोई ऐसी स्थितियां परिस्थितियां आ गई हैं जिसमें हाउस की मीटिंग को आगे कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, तो स्पीकर जो है हाउस की मीटिंग को एडजर्न कर देता है, यानी कि पोस्टपोन कर देता है किसी और दिन के लिए। पॉइंट नंबर 5 है, इन केस ऑफ द वर्ड्स यूज्ड बाय मेंबर्स आर इंसिडेंट और अनपार्लियामेंट्री। देखिए इस वर्ड का मतलब क्या होता है, असभ्य, यानी कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिसमें गाली गलौज है, जिसमें किसी को बुरा भला बोला गया है और गलत शब्दों में, तो ऐसे शब्दों के ऊपर स्पीकर एक्शन ले सकता है। स्पीकर माफी मांगने के लिए कह सकता है उस व्यक्ति को जिसके द्वारा गलत शब्द बोले गए हैं। फिर पॉइंट नंबर 6 है, द स्पीकर डिसाइड्स वेदर देयर इज ए केस फॉर ए मैटर रिलेटिंग टू द ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। ठीक, यानी कि जो है अगर किसी तरह से किसी भी नियम का, हाउस के संबंधित किसी भी नियम का उल्लंघन किया है, तो स्पीकर जो है वहां पर एक इस तरह का स्टेप ले सकता है जिससे उस व्यक्ति को किसी तरह की पनिशमेंट दी जा सके। और पॉइंट नंबर 7 है, इन रिगार्ड टू ए क्वेश्चन वेदर अ मेंबर ऑफ लोकसभा स्टैंड डिसक्वालिफाइड अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ भी मैंने आपको समझाया था। द क्वेश्चन शैल बी रेफर टू द डिसीजन ऑफ द स्पीकर, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, फाइनल डिसीजन यहाँ पे स्पीकर लेगा। तो ये पॉइंट्स आपके डिसिप्लिनरी फंक्शंस में आ जाते हैं जो स्पीकर के हैं। ठीक, अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज। तो पार्लियामेंट के अंदर कुछ कमिटीज बनाई जाती है जिन्हें पार्लियामेंट्री कमिटीज कहते हैं। तो स्पीकर से रिलेटेड पावर की बात कर रहे हैं, तो द स्पीकर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सम ऑफ द कमिटीज ऑफ द हाउस। वहां पे कुछ कमिटीज होती हैं, जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमिटी है, जैसे रूल्स कमिटी है। इसका जो चेयरमैन होता है उसके तौर पर हम यहाँ पर जो स्पीकर होता है हाउस को उसको रखते हैं। तो जब हम किसी को ऐसे ही नॉमिनेट करते हैं तो उसके साथ वर्ड यूज होता है एक्स ऑफिशियो। तो ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहलाता है, किसके लिए कहलाता है, इन कमिटीज के चेयरमैन होने के नाम पर। ठीक है, या सिंपल शब्दों में हम यूं समझे, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सिंपल शब्दों में हम समझे कि चेयरमैन कौन होता है इन सब कमिटीज का, वो स्पीकर होता है। तो उसकी पार्लियामेंट्री कमिटीज के ऊपर ये पावर हो गई। पॉइंट नंबर 2 है, ही और शी अपॉइंट्स चेयरमैन ऑफ ऑल दी कमिटीज। ठीक है, इन सभी कमिटीज का चेयरमैन जो भी बनेगा उसका अपॉइंटमेंट भी स्पीकर ही करता है। और पॉइंट नंबर 3 है, ही और शी इशूज डायरेक्शन टू द चेयरमैन इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू देयर वर्किंग एंड द प्रोसीजर टू बी फॉलोड। ठीक, तो ये पावर्स हो गए पार्लियामेंट्री कमिटी से संबंधित स्पीकर की। कुछ मिसलेनियस पावर्स में देख लेते हैं। तो एक है, द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, यानी जब कभी भी ज्वाइंट सेशन होता है तो जो लोकसभा का स्पीकर होता है वही प्रिसाइड करता है ज्वाइंट सेशन को। ये भी बात याद रखना, आगे भी पढ़ने को आएगी। फिर नंबर 2 है, इन कंसल्टेशन विद द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ही शी नॉमिनेट्स पर्सनल फॉर द पार्लियामेंट्री डेलीगेशन। पार्लियामेंट्री डेलीगेशन क्या होता है, यानी कि इंडिया की तरफ से किसी और देश में किसी भी तरह की ट्रीटीज के लिए, कॉम्प्रोमाइजेशन के लिए, बातचीत के लिए जिन लोगों को भेजा जाता है उनको डेलीगेशन बोलते हैं। ठीक, तो उसके लिए नॉमिनेट करने में जो स्पीकर होता है, ठीक, उसका भी एक अहम रोल होता है, राइट। और स्पीकर विद क्या लिखा हुआ है, इन कंसल्टेशन विद द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है वो भी एक तरह से हम उसके लिए टर्म स्पीकर यूज कर सकते हैं। ठीक है, पर हम वहां पे जो टर्म यूज करते हैं वो होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, राइट। तो उसके साथ मिलकर के डिसाइड करता है लोकसभा का स्पीकर। और फिर पॉइंट नंबर 3 है, ही शी प्रिसाइड ओवर द कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं उन सबके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनसे भी जो है बीच कूच में कन्वर्जेशन, कॉन्फ्रेंसेस वो ऑर्गेनाइज होते रहते हैं। और उसको प्रिसाइड कौन करेगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक, तो ये कुछ पावर्स जो है हमने यहाँ पर कर ली।
किससे संबंधित थी? लोकसभा से। अब इसी तरीके से हम पढ़ने जा रहे हैं राज्यसभा को। ठीक, तो राज्यसभा जो मैंने आपको पहले बताया था, इसे अपर हाउस बोलते हैं और राज्यसभा को ही काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं। ठीक है, स्टेट से जो है मेंबरशिप इसमें आती है, इसलिए इसे राज्यसभा कहा जाता है। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, आप मुझे फटाफट बताएं कि इंडिया की पार्लियामेंट के टोटल कितने हाउसेस हैं और उनके नाम भी लिख दीजिए क्या क्या है। ठीक, राज्यसभा की कंपोजिशन की बात कर लेते हैं, तो जो टोटल मेंबरशिप है राज्यसभा में वो है 250 और ये मेंबरशिप जो है 2 कैटेगरीज में होती है, पर लोकसभा जैसी कैटेगरीज नहीं है, ये कैटेगरीज डिफरेंट है। एक कैटेगरी होती है नॉमिनेटेड और दूसरी कैटेगरी होती है इलेक्टेड। पहले हम बात करते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। ये कैसे मेंबर्स होते हैं? तो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ये इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, इनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है बिना इलेक्शन लड़े, पर इसमें इनमें जो है कुछ ना कुछ वो बात तो होनी चाहिए जिससे इनको मेंबर्स ऑफ राज्यसभा बनाया जा सके। तो वो बात क्या होती है? वो बात होती है कि इनके अंदर कुछ स्पेशल नॉलेज होती है, ये अपने फील्ड में जो है कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन कर चुके होते हैं ताकि वो अपने उस प्रोफेशन को रिप्रेजेंट कर सकें। तो ये लोग जो हैं लिटरेचर की फील्ड में कोई बेहतरीन काम किया हो, ऐसे प्रसिद्ध जो लेखक वगैरह होते हैं, कवि वगैरह होते हैं, वो इसमें शामिल होंगे। ऐसे ही साइंस की फील्ड से, आर्ट की फील्ड से, सोशल सर्विसेज की फील्ड से ऐसे लोगों को या ऐसे लोगों में से टोटल मिलाकर के प्रेसिडेंट 12 लोगों को नॉमिनेट करता है, 12 इन नंबर्स। ठीक है, फिर दूसरी कैटेगरी है इलेक्टेड मेंबर्स। इलेक्टेड मेंबर्स फिर कितने बचे? अगर 12 माइनस कर देंगे 250 में से तो बचे 238। तो ये 238 मेंबर्स ये स्टेट से इलेक्टेड होते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं होते हैं, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन से होते हैं, राइट। और जिस स्टेट की पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा है वहाँ से उतने ही ज़्यादा मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर राज्यसभा से उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा मेंबरशिप है, यानी उत्तर प्रदेश 31 मेंबर्स आउट ऑफ 250 उत्तर प्रदेश से आते हैं, राइट। तो चलिए ये हो गए कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। अब हम इलेक्शन की बात कर लें। इलेक्शन की बात मैंने आपको बताई दी है। देखिए इलेक्शन कैसे होता है, तो इलेक्शन जो है यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट इन राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो पहले से इलेक्टेड मेंबर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो यहाँ पर इलेक्ट करते हैं और वो इलेक्ट करते हैं इस सिस्टम के थ्रू। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक, ये किस तरह का इलेक्शन सिस्टम होता है जिसमें एक मेंबर एक समय पर एक से ज्यादा लोगों को वोट दे सकता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंस, राइट। और फिर उसके बाद जो है डिसाइड होता है कि कौन जीतेगा। जिसको मोर देन 50% वोट मिलते हैं वो इसी को जीता हुआ डिक्लेयर करते हैं, राइट। अगर हम यहाँ पे बात करें यूनियन टेरिटरीज की, तो द 3 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम दिल्ली आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली। ओके, चलिए तो अब हम बात करते हैं टर्म की। तो देखिए राज्यसभा का कोई टर्म नहीं होता है। तो जब कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द टर्म या टेन्योर पीरियड ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा का कोई टर्म नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा परमानेंट हाउस है। राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती। अब आप कहेंगे सर डिसॉल्व नहीं होती तो क्या उसके लोग जो हैं हमेशा के लिए मेंबर बनते हैं? नो, इसका आंसर होगा नो। वो इसलिए होगा, अब आप सेकंड पॉइंट में देखो क्या लिखा हुआ है, राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व लाइक लोकसभा। लेकिन जो मेंबर्स होते हैं उनका टाइम पीरियड होता है। तो एक मेंबर जब भी बनता है वहां से उसके 6 इयर्स तक वो राज्यसभा का मेंबर रह सकता है, उसके बाद वो रिटायर्ड हो जाता है। तो यहाँ क्या सिस्टम अपनाया है हमने कि जैसे यहाँ पर जो है टोटल मेंबर्स जो हैं उनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब ये वाले लोग जो है मान लेते हैं, ये वाले जो 1/3 लोग हैं ये इलेक्शन जीतते हैं 2000 में। ठीक है, फिर उसके बाद 2 साल के बाद में ये जो सेकंड 1/3 हैं ये इलेक्शन जीतते हैं 2002 में, और फिर जो अगले जो है 1/3 हैं ये इलेक्शन जीतते हैं 2004 में, राइट। इस तरह से ये हो गया। अब जो है अगले 2 साल के बाद में ये रिटायर्ड हो जाएंगे, तो इनकी जगह खाली हो जाएगी 1/3। तो 2026 में अगले 1/3 आ जाएंगे और ये हट जाएंगे। अब इस तरह से रोटेशन चलता रहेगा। ठीक है, तो अब ये जो है 2000 में हुए थे वो 2006 में रिटायर्ड होते हैं। ठीक है, जब वो 2006 में रिटायर्ड होते हैं इसका मतलब 6 साल हो गए।
अब जो 2002 में बनते हैं वो 2008 में होंगे, उनके 6 साल हो जाएंगे। 2004 में जो बनते हैं वो 2010 में रिटायर्ड होंगे, उनके 6 साल हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं आपके लिए फिर से स्पेशल वीडियो बना करके आपको उसी जगह पे पोस्ट करके दूंगा। अच्छा, फिर इसके बाद देखिए 1/3, जो भी मैंने आपको समझाया, 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस रिटायर्ड आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, जो अभी आपको समझा चुके हैं। मेंबर कैन बी री इलेक्टेड इफ दे डू डिजायर, अगर कोई व्यक्ति एक बार मेंबर ऑफ राज्यसभा बन जाता है तो भी वो दोबारा बन सकता है और तिबारा भी बन सकता है, कोई इसमें रुकावट नहीं है, कोई भी लिमिटेशंस नहीं रखी गई है। ये हो गई टर्म्स ऑफ ये मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। अब हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशंस में जो है ज़्यादातर क्वालिफिकेशंस बिल्कुल सेम है जैसे लोकसभा के बारे में थी, केवल एक क्वालिफिकेशन वो डिफरेंट है। वो क्या है? वो है इनकी एज। ठीक है, तो जिन लोगों को लोकसभा का मेंबर बनना होता है उनकी एज 25 ईयर्स प्लस होनी चाहिए, पर जिनको राज्यसभा का मेंबर बनना होता है उनकी एज 30 ईयर्स प्लस चाहिए। ठीक है, बाकी सब सेम पॉइंट है, मैं एक बार रीड कर देता हूं। ही शी शुड बी एन इंडियन सिटीजन। दूसरा पॉइंट है एज 30 ईयर्स हो गई। थर्ड पॉइंट है ही शी शुड हैव हिज नेम इन द इलेक्टोरल रोल इन some part of the country, or we can say any part of the country. And point number 4 है he she should not be an insolvent, that is he she should not be in debt or should have the ability to meet his or her financial commitment. और फिफ्थ पॉइंट है he she should not hold any office of profit। ये सब आपको पहले समझाया हुआ है, अगर आप भूल रहे हो तो दोबारा से लोकसभा की क्वालिफिकेशंस वाला हिस्सा दोबारा से देख लें। पॉइंट नंबर 6 है he she should not be a proclaimed criminal, और पॉइंट नंबर 7 है ही शी शुड नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक, अब इसी तरीके से हम राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बात कर लें। तो राज्यसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और एक बात आपको जान के और हैरानी होगी कि इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट को कोई सैलरी नहीं मिलती है। इंडिया में जो वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी मिलती है वो उसकी इस पोजीशन की मिलती है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की। ठीक है, अब पहले मैंने समझाया था एक्स ऑफिशियो क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इस पद का व्यक्ति नहीं होता, ये वाइस प्रेसिडेंट होता है, पर इसको ये पद उसी बेस पे दिया गया है, तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहा जाता है इसको राज्यसभा का। ठीक है, तो ये लोकसभा के ही स्पीकर की तरह इसके पास सारी पावर्स होती है, कुछ कम है इसके पास लोकसभा के स्पीकर के कंपेरिजन, अदरवाइज सारी पावर्स वैसी होती है। जैसे ही शी प्रिसाइड ओवर इट्स मीटिंग, राज्यसभा की मीटिंग की बात कर रहे हैं। ही शी कैन नॉट vote on any issue discussed in the house as he or she is not its member। फिर नेक्स्ट है in case of a tie he she exercises his or her casting vote। ठीक है, टाई की सिचुएशन में जैसे लोकसभा का भी स्पीकर था, अगर कभी किसी बिल पे टाई हो जाता है, टाई मतलब होता है कि जैसे 100 लोग हैं और 100 में से 50 लोग फेवर में वोट दे रहे हैं, 50 लोग अगेंस्ट में वोट दे रहे हैं, तो बिल पास मानी जाएगी कि फेल मानी जाएगी। ठीक, तो इस कंडीशन में जो है जो स्पीकर होगा या फिर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा वो जिस तरफ वोट देगा वही साइड जीत जाएगी। ठीक, अच्छा, फिर सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है इसी तरीके से जैसे वहां पे डिप्टी स्पीकर होता था वैसे राज्यसभा के अंदर डिप्टी चेयरमैन होता है। डिप्टी चेयरमैन जो होता है वो वन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा ही होता है, लेकिन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो होता है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, ये डिप्टी चेयरमैन कब काम करेगा? ये डिप्टी चेयरमैन तब काम करेगा जब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन एब्सेंट होगा। ठीक है, एब्सेंस होने के कारण वही है, उसकी बीमारी हो सकती है, एक लंबे समय से बाहर हो। ठीक है, उस कंडीशन में उसकी डेथ हो गई हो, उस कंडीशन में जो डिप्टी चेयरमैन होगा वो यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर का काम देखेगा। ठीक, अच्छा, इस तरह से जो है हमने अपना वीडियो का हाफ पार्ट डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, जिसको हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार जो है थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। हम लोग पार्लियामेंट्री प्रोसीजर पढ़ेंगे, कोरम पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन आवर्स, उसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, 0 आवर, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन जैसे एडजमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस। ठीक है, और सम पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा, ऐसे करके काफ़ी डिटेल में चैप्टर है, बहुत अच्छा लगेगा आपको ये पढ़ते हुए। तो इस तरह से जो है हमने अपने आज का पार्ट इस चैप्टर नंबर 1 यूनियन पार्लियामेंट का कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाया जाता है, इसलिए जो है बीच में किसी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं थी।
अब एंड में जरूर मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है, और अपने सभी परिचित दोस्तों में शेयर कीजिएगा जिनके जिनके काम का ये वीडियो हो सकता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।